साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर उपस्थित हूं और आज का मेरा मुद्दा है नीति आयोग की भारत की गरीबी रिपोर्ट। साथियों, गरीबी उन्मूलन का विषय भारत के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती की तरह रहा है। इसकी गंभीरता को देखकर ही यह 1974 की 5वीं पंचवर्षीय योजना का भी हिस्सा बना। सरकार की गरीब कल्याण नीतियों से भारत गरीबी उन्मूलन की ओर तेजी से बढ़ भी रहा है। गरीबी दूर करने के उपायों पर भी काम किया जा रहा है और इसका प्रमाण हमें इस रूप में भी मिलता है कि भारत सरकार की गरीब आबादी के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से किए जा रहे नीतिगत प्रयासों पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस और नीति आयोग की अभी हाल की सामने आई सकारात्मक रिपोर्टों में भी इस बात को पुष्ट किया गया है कि यानी भारत में गरीबी के उन्मूलन के लिए बराबर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, हाल में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI रिव्यू 2023 नामक रिपोर्ट जारी की थी और इसमें जो है नीति आयोग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2015-16 में बहुआयामी गरीबों की संख्या कुल आबादी की 24.85% थी, जो 2019-21 में घटकर 14.96% हो गई। यानी इस अवधि के दौरान गरीबों की संख्या में आबादी के अनुपात में 9.86% की गिरावट दर्ज की गई। इस प्रकार बीते 5 सालों में करीब 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी यानी हर प्रकार की गरीबी से जो हैं बाहर निकले। यहाँ पर बहुआयामी गरीबी का तात्पर्य जो है कई तरह से गरीबी में घिरे लोगों से लिया जाता है। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्धारण स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़े 12 मानकों को ध्यान में रखकर किया है। 12 मानक ध्यान में रखे हैं। इन मानकों या पैमानों में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG से जुड़े संकेतकों को भी शामिल किया गया है। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी में कमी लाने के जिम्मेदार कारणों का विस्तार से उल्लेख भी किया है कि किस प्रकार से गरीबी जो है बहुआयामी गरीबी में कमी किस प्रकार से आई, इसके बारे में कारण बताए गए हैं और उन कारणों में पोषण में सुधार है, स्कूली शिक्षा के वर्ष हैं, स्वच्छता और खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों तक बैंक खातों तक उनकी पहुंच है, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना से उनका वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बिजली और पेयजल सुविधा है, स्वास्थ्य कार्यक्रम है, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन। इन सारे पहलकदमियों को बहुआयामी गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण कारक माना गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी को कम करने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना और समग्र शिक्षा जैसी पहलकदमियों को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि PM उज्ज्वला योजना से रसोई गैस की कमी में 14.6% का सुधार देखा गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसके वजह से जरूरतमंद लोगों को रसोई गैस की सहज उपलब्धि हुई है। इस प्रकार बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी मापने का एक ऐसा पैमाना है जो सिर्फ किसी व्यक्ति के आय से ही नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें और भी कारक जो हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है। उक्त 12 MPI संकेतकों में मात्रा के साथ ही
गुणवत्ता पर भी फोकस किया गया है। नीति आयोग का मानना है कि इन मानकों पर बीते वर्षों के दौरान भारत द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों के फलस्वरूप स्थिति बदली है तथा गरीबों की संख्या में कमी आई है, और जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की ओर से राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का यह जो है दूसरा संस्करण है। इस तरह का पहला संस्करण नवंबर 2021 में जारी किया गया था। तो इसका यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार समय समय पर गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो भी प्रयास हुए हैं उनको बराबर प्रकाश में लाती रही है। लेकिन नीति आयोग ने देश में करीब 15% आबादी को अभी भी बहुआयामी गरीब बताया है, और यह निश्चित तौर पर चिंताजनक है। यहाँ इसलिए इतनी बड़ी आबादी को बहुआयामी गरीब की कैटेगरी से बाहर निकालने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और जिसके लिए सरकार की ओर से बराबर प्रयास होते रहे हैं और बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि देर सवेर यह आबादी भी जो है गरीबी से बाहर निकल जाएगी। लेकिन 12 मानकों के आधार पर तय गरीबी सूचकांक के विश्लेषण में नीति आयोग ने पाया है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग जो हैं गरीबी के अभिशाप से बाहर निकले हैं। इसके बाद बिहार का नंबर आता है। बिहार से 2.25 करोड़ और मध्य प्रदेश से 1.36 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने माना है कि बहुआयामी गरीबों की संख्या में सबसे तेज कमी, जैसा ऊपर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ ओडिशा और राजस्थान में भी दर्ज की गई है, यानी यहाँ पे गरीबी में कमी देखी गई है। यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि ये राज्य बीमारू कहे जाते थे। बीमारू यानी BIMARU एक एब्रीविएशन है और इस संक्षिप्त रूप है, और इसका अर्थ है BI बिहार, MA मध्य प्रदेश, R राजस्थान और UP। तो इस प्रकार इनमें अगर हम देखें तो इन राज्यों में गरीबी निवारण के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति नीति आयोग ने देखी है। और इसके अलावा नीति आयोग की इस रिपोर्ट से 29 राज्यों 29 स्टेट्स हैं और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं जो हैं, उनके 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान मिलते हैं। संख्या में भले ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी घटी है, लेकिन यदि हम जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि 2015-16 में बिहार की 51.89% आबादी बहुआयामी गरीबी के दंश को झेलने को मजबूर थी, यानी इतना 51.89% वहाँ गरीबी थी। तो वहीं 2019 से 21 के दौरान ये आंकड़े सुधरकर 33.76% पर आ गए हैं। और मध्य प्रदेश के लिए अगर हम देखें तो यह आंकड़ा जो है 20.63% है, और उत्तर प्रदेश के लिए 22.63% ये रहा है। यह भी गौर करने योग्य है कि इस प्रगति के बावजूद बिहार अभी भी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देश का सबसे गरीब राज्य है, और इसके बाद आता है
झारखंड और मेघालय का नंबर, और फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर। साथियों, यह भी यहाँ ध्यान में रखना जरूरी होगा कि असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नागालैंड और राजस्थान आबादी के प्रतिशत के हिसाब से 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल हैं। यानी अगर हम आबादी का प्रतिशत देखें तो उस हिसाब से ये 10 सबसे गरीब राज्यों में 10 राज्य गरीब राज्यों में शामिल हैं। आबादी के प्रतिशत हिसाब से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर अगर हम देखें तो गरीबी के मोर्चे पर सबसे बेहतर स्थिति हमें अगर नजर आती है तो वह पुडुचेरी की है, और उसके बाद राज्यों में केरल का स्थान आता है। अभी भी केरल ही सबसे कम गरीब राज्य है, ऐसा नीति आयोग का मानना है। यानी यहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर, केरल के नागरिकों का जीवन स्तर औसतन सबसे बढ़िया है। उसके बाद गोवा और तमिलनाडु का नंबर आता है। तो इस प्रकार केरल पहले स्थान पर है और उसके बाद गोवा और तमिलनाडु का स्थान आता है। साथियों, नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में गरीबी में तेजी से कमी आई है, और यह निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत है। संकेत इस रूप में अच्छा है क्योंकि अगर ऐसी स्थिति है तो इससे गांवों से शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी। शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से घटकर 5.2% हो गई है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी 32.59% से गिरकर 19.28% पर आ गई है। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बहुआयामी गरीबी में असमानताएं अभी भी मौजूद हैं, अभी भी दिखाई देती हैं, और जिस पर नीति आयोग ने चिंता जाहिर की है। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि नीति आयोग के अनुसार भारत 2030 की तय समय सीमा से काफी पहले SDG लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 1.2, जिसमें बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसको हासिल करने की राह पर आगे बढ़ रहा है, और जो निश्चित तौर पर एक उपलब्धि कही जाएगी। यानी जो SDG के लक्ष्य हैं 2030 तक भारत पूरा कर लेगा, ऐसा नीति आयोग का मानना है। प्रसंगवश यहाँ पर नीति आयोग के अलावा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी अक्टूबर 2022 में ग्लोबल MPI इंडेक्स जारी किया था, और जिसमें प्रस्तुत तथ्य जो हैं भारत के लिए संतोषप्रद कहे जा सकते हैं। यानी उस MPI इंडेक्स में भारत की तस्वीर जो है बेहतर मानी गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI नामक अपनी रिपोर्ट में दुनिया के 111 विकासशील देशों से 6.1 अरब लोगों का डेटा संकलित करके उसे गरीबी के लिए निर्धारित मानकों पर परखा गया था। यानी एक विस्तृत अध्ययन जो है संयुक्त राष्ट्र ने उस मामले में किया था गरीबी के संबंध में, और इसके पश्चात जो परिणाम सामने आए और उसमें 110 विकासशील देशों की 6.1 अरब आबादी में से 1.1 अरब लोग गरीब पाए गए हैं। इसी संदर्भ में अगर भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट कहती है कि यहाँ पिछले 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक उपलब्धि है भारत में गरीबी उन्मूलन के बारे में। और जब संयुक्त राष्ट्र इसको अपने ध्यान में लेता है तो यह निश्चित तौर पर एक शुभ संकेत है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 25 देशों में शामिल है जहां बीते 15 साल में गरीबी आधी हो गई है। यह भी इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। साथियों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2005 से 6 में भारत में गरीबों की आबादी 55.1% थी, जो कि 2019 से 21 में घटकर 16.4% पर पहुंच गई है। इसके अलावा हालांकि इन आंकड़ों के मुताबिक अभी भी भारत में 23 करोड़ से ज़्यादा लोग 23 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं, और जो वास्तव में चिंता का विषय भी है। इस आबादी के अतिरिक्त यूएनडीपी ने 2001 में 18.7% को बहुआयामी गरीबी के प्रति संवेदनशील कैटेगरी में रखा था, यानी 18.7% को। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों की संख्या 2021 में 26 करोड़ से ज़्यादा हो गई थी। ये कैटेगरी जो है ऐसी है जो गरीब नहीं है, लेकिन गरीबी मापने के लिए अपनाए गए कई संकेतकों में वंचित हैं, इसलिए इनको शामिल किया गया है। यूएनडीपी के इन दोनों कैटेगरी को अगर हम मिला दें तो भारत में यह संख्या करीब 50 करोड़ के आसपास हो जाती है, और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में ये संख्या भारत की मौजूदा 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से भारत को पार पाना है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट थी। इसके अलावा ये रिपोर्टें, दोनों रिपोर्टें संयुक्त राष्ट्र की हो चाहे नीति आयोग की हो, इस मामले में संतोष देने वाली हैं कि बढ़ती आबादी की चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपने नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में ठीक प्रकार से कदम आगे बढ़ाए हैं, यानी ठोस कदम लिए हैं, और जिस वजह से गरीबी दूर करने के उपाय जो हो रहे हैं उनके सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में व्यक्ति के अभावों को मापा जाता है, और इस यहाँ गौर करने योग्य है कि इसके पैमानों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन-सहन, खाना पकाने का जो ईंधन है, और इसके अलावा स्वच्छता है, पेयजल है, बिजली तथा संपत्ति को प्रमुख रूप से जगह दी गई है। इन मानकों पर पिछड़ने वाले जो लोगों को गरीब माना गया है। ये संयुक्त राष्ट्र का अपना आकलन है, तो इसके हिसाब से उन्होंने गरीबी का पैमाना तय किया है। वैसे हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पोषण युक्त भोजन है, स्वच्छ व व्यवस्थित आवास है और उत्तम शिक्षा, इन 3 बिंदुओं में उपर्युक्त सभी मानक समाहित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ये तीनों सुविधाएं जो हैं व्यक्ति को या आम नागरिक को उपलब्ध हों, तो ये अन्य मानकों पर भी जो है सुधार स्वतः ही हो जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सर्बिया, वियतनाम, मोरक्को, कंबोडिया, कांगो, होंडुरास, इंडोनेशिया, चीन समेत 25 देशों में से एक है जो 25 वर्षों के भीतर वैश्विक एमपीआई वैल्यूज को आधा करने में सफल रहा है। साथियों, उक्त दोनों रिपोर्टों के आधार पर यह सही है कि भारत में गरीबी दूर करने के लिए बराबर प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अभी हम गरीबी से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए यहाँ पर गरीबी से मुक्ति हेतु कुछ उपायों का हम उल्लेख करना चाहेंगे, क्योंकि बिना इसके हमारी जो ऊपर चर्चा है वह अधूरी रह जाएगी। गरीब आबादी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना आज सबसे बड़ी चुनौती है।
पहला तो है उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों, और उसके बाद रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद रोजगार की समुचित व्यवस्था हो। यद्यपि सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कई अभियान चला रखे हैं, और इसके अलावा बेरोजगारी से निपटने के लिए पहले से भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, और उसके साथ साथ समन्वित विकास कार्यक्रम है, जवाहर रोजगार योजना है, और इसके साथ साथ अन्य कार्यक्रमों को हम रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को अगर हम देखें सरकार के, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा जैसे कई कार्यक्रम जो हैं चल रहे हैं, और इनसे परिणाम भी अच्छे मिले हैं। लेकिन इन सब के साथ ही गरीबी दूर करने और रोजगार सृजन की दिशा में और तेजी से बढ़ने के लिए हमें आज जो है सरकार के स्तर पर आर्थिक नीति, शिक्षा नीति और रोजगार नीति, इन तीनों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी है। आर्थिक नीति आर्थिक नीति हो गई पहला, दूसरा शिक्षा नीति हो गई, और तीसरा रोजगार नीति। यदि इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित हो तो काफी हद तक गरीबी दूर करने में सहायता मिल सकती है, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे सरकार कार्यक्रम तैयार करेगी। MSME है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, स्टार्टअप है, ये कार्यक्रमों को भी और अधिक गति देने के लिए प्रक्रियात्मक कार्रवाई को आसान करना होगा। यह भी एक मुख्य आवश्यकता है। बेरोजगारी के आंकड़ों का संकलन है, उनका विश्लेषण करना है, और इस दिशा में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय बेरोजगार नीति बनाना भी आज समय की मांग है। युवाओं में जो दक्षता गैप है, स्किल गैप है, उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला प्रशिक्षण जो है वह उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार उद्योगों में ही होना चाहिए। यानी जहाँ पर युवा वह कौशल ग्रहण कर रहा है, वह उस बीते वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से वहाँ पर स्किल प्रदान किया जाना चाहिए युवा को। कर प्रोत्साहन द्वारा ऐसी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार किया जाना चाहिए जिनमें रोजगार के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने पर भी बल हो। तो यहाँ पर एक प्रकार से कर में प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। भारत वर्तमान में सर्वाधिक युवा आबादी से लैस होने के साथ साथ सबसे अधिक युवा मतदाताओं वाला देश भी है। यानी जनसांख्यिकी लाभांश हम जिसको कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। तो इसलिए गाँव में काफ़ी संख्या में जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं और अर्ध शिक्षित लोग हैं, उन्हें अर्थपूर्ण रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करके खास तकनीक विनिर्माण में लगाना होगा। और यदि ऐसा होता है तो इससे गांव में जो गरीबी है उसके उन्मूलन में बहुत हद तक सफलता मिलेगी। यह भी वास्तविकता है कि भारत में कुल नौकरियों का 85% 85% हिस्सा असंगठित क्षेत्र से है, और शेष 15% हिस्सा संगठित क्षेत्र से जुड़ा है। लेकिन रोजगार से जुड़े असंगठित क्षेत्र की कार्यदशाएं अच्छी नहीं हैं। वहाँ पर श्रमिकों के लिए कार्य की दशाएं अगर हम देखें तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति में मानव संसाधन को और पेशेवर बनाने के लिए नए रणनीतिक प्रयास करने होंगे, यानी महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। श्रम शक्ति पर आधारित नई रणनीति के तहत चीन की तरह भारतीय श्रम को कौशल विकास से सुसज्जित करना होगा। यानी एक असंगठित क्षेत्र में एक ओर जहाँ कार्य की दशाओं पर ध्यान देना होगा और दूसरी ओर कौशल विकास करना होगा। यह दोनों चीज़ें हम साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा होने पर ही आगे
गरीबी में कमी आने की संभावना बनती है। रोजगार की संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं, जैसे पर्यटन को ले लें, रिटेल सेक्टर को ले लें, निर्माण व्यवसाय को ले लें, और स्वास्थ्य है, डिजिटल मार्केटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है आदि। इन सबको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में इनसे रोजगार को प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, भारत की लगभग आधी जनसंख्या यानी महिलाओं का अभी आर्थिक उत्पादन में योगदान जो है मात्र 18% है। इसलिए कुल श्रम शक्ति में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प के तहत उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। हमें ध्यान में रखना होगा कि आज नौकरी के लिए डिग्री की नहीं, बल्कि योग्यता और प्रशिक्षण का मूल्य अधिक है। इसलिए कौशल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना स्किल इंडिया, उसके स्किल इंडिया पर हमें और तेजी से काम करने की जरूरत है, ताकि युवाओं को, महिलाओं को उचित कौशल उपलब्ध कराकर रोजगार की दिशा में हम ठोस प्रयास कर सकें। रोजगार उपलब्ध कराने में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र का भी सबसे ज़्यादा योगदान होता है, पर हमारे देश में इस सेक्टर के बजाय सेवा क्षेत्र का ज़्यादा विकास हुआ है, जिनमें रोजगार की गुंजाइश कम है, अपेक्षाकृत कम है। तो यहाँ पे यह भी ध्यान में रखना जरूरी होगा हमें कि मैन्युफैक्चरिंग में उन उद्योगों को चिन्हित करना चाहिए जहाँ ऑटोमेटिक मशीनों से, स्वचालित मशीनों से उत्पादन करना संभव नहीं है, जैसे खादी है, हैंडलूम है, हस्तकला है, फर्नीचर है। ये इनमें जो है मानव श्रम सीधे नियोजित होता है। तो ऐसे उद्योगों को विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की जरूरत है। साथियों, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना ही होगा। ऐसी नीतियां बनानी होगी कि उद्योगपति श्रम उन्मुख उत्पादों के क्षेत्र में आगे आए। अपने देश में कृषि हमेशा से आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत रही है, लेकिन खेती के घाटे का धंधा बनते जाने के कारण कृषि से पलायन का सिलसिला जारी है। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज भी भारतीय कृषि जो है संकट मोचक की भूमिका में बनी हुई है, न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी। कोविड महामारी के दौरान हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया भी है। तो इसलिए हम कृषि क्षेत्र की जो महत्ता है, कृषि क्षेत्र का रोजगार रोजगार प्रदान करने के सिलसिले में जो महत्व है, उसको हम यहाँ नकार नहीं सकते। लेकिन खेती किसानी से इतर क्षेत्रों में भी रोजगार के विकल्प सृजित करने पर जोर देना जरूरी है, और कुटीर उद्योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और खुशी की बात है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल का पर जोर दे रही है, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से रोजगार सृजन हो रहा है। और प्रत्येक राज्य में जो वहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, जिनकी अब तक अनदेखी हुई है, उन पर काम हो रहा है, और इससे रोजगार में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी आगे होगी। हम यहाँ यह नहीं भूल सकते कि देश के विकास का रास्ता जो है गांव की गलियों से होकर ही गुजरता है। गांव के व्यक्ति को कृषि, गोवंश, नस्ल सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मत है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब गांवों का विकास हो। इसलिए आज सरकार देश के गांवों में हर वो सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है जो शहरों में मिलती है। यानी दोनों का समुचित विकास, संतुलित विकास करने के पक्ष में सरकार है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ध्यान में लाना जरूरी है। नीदरलैंड एक छोटा सा यूरोपीय देश है। वहाँ ट्यूलिप की खेती बड़े पैमाने पर होती है।
पूरे विश्व को वहाँ से ट्यूलिप की सप्लाई की जाती है। अपने देश में अगर हम देखें भारत में, तो यहाँ हर तरह तरह की जलवायु उपलब्ध है। तो हम भी पूरी दुनिया को गुलाब, ग्लेडियोलस, गुलदाउदी एवं ट्यूलिप जैसे फूलों की सप्लाई 12 महीनों में कर सकते हैं। हालांकि हम करते भी हैं, लेकिन अभी वह अनुपात नहीं है जो होना चाहिए। इन उच्च कीमत वाले माल के उत्पादन में रोजगार बन सकते हैं। इसी प्रकार विशेष आकार के फलों, ऑर्गेनिक शहद एवं जैतून के तेल के निर्यात की भी अपार संभावनाएं भारत में मौजूद हैं और इनसे भी हम अपने देश की गरीबी को दूर करने में सफल हो सकते हैं। अगर नौजवानों को खेती, बागवानी, पशुपालन, वृक्षारोपण, कृषि यंत्रों की मरम्मत, बुनाई, मैकेनिक, ऑपरेटरी और हस्तशिल्प आदि के संबंध में आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, तो कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण बेरोजगारी से निपटने में तो सहायता मिलेगी ही। इसके अलावा गांव की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी, गांव पूरी तरह आबाद हो जाएंगे। स्टील है, पावर है, पोर्ट है, रेलवे आदि क्षेत्रों में भी भारी निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि जब इन क्षेत्रों में हम निवेश करते हैं तो इससे हमें दो फायदे दिखाई देते हैं। एक तो हमारी आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में गतिशीलता भी आती है और रोजगार तो मिलता ही है। जैसे जब सरकार एक हाईवे का निर्माण करती है तो उससे जो है दूसरे सैकड़ों उद्योगों में मांग पैदा होती है, जो अंततः उद्योग विस्तार एवं रोजगार सृजन में सहायक होता है। निश्चित तौर पर गरीबी के दंश से मुक्त होने के लिए अभी देश को लंबा सफर तय करना बाकी है, इसमें तो राय नहीं हो सकती। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। और अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद जो भी आप देना चाहें। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है, लाभप्रद सूचना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर आता हूँ एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन बेसब्री से मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य इंतजार कीजिए। तो एक बार पुनः नमस्कार।